झन्नाट के सभी झन्नाटेदार दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम इस स्पेशल एपिसोड में आपको लेकर आए हैं क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको किसानों के बारे में बताया था। आज मैंने किसान के साथ एक और नई चीज़ जोड़ दी है, वो है जवान। मेरे पीछे एक आर्मी के जवान हैं जो कि गांव के रहने वाले हैं। आर्मी जहां इनकी पोस्टिंग थी यानी जम्मू कश्मीर में ये थे और वहां से अभी ये लौटे हैं। 8 महीने वो वहाँ थे और अनलॉकडाउन होते ही वो यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ यहाँ पर इनका नाम है रामनिवास चौधरी और आज हम आपको इनके बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से वो इस छोटे से गांव से निकलकर देश की सेवा करने के लिए जम्मू कश्मीर तक पहुँच गए। फाइनली हम आर्मी के जवान के पास आ चुके हैं। इनका नाम है रामनिवास चौधरी और ये किसान के बेटे हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें जो है ना आपको देखने को मिलेगी, यानी जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, क्योंकि ये जवान खुद हैं, किसान के बेटे हैं और ये जो अपनी खेती करते हैं ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक रूप से करते हैं, यानी पूरा जो साइंस है उसका पूरा यूज़ करते हैं इस खेती में। रामनिवास, आप 8 महीने के बाद वापस अपने गांव लौटे हैं। सबसे पहले बताओ कि कैसा महसूस कर रहे हो? सर, मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी जन्मभूमि पे वापस आया हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। तो मैं 8 महीने के बाद अपनी देश सेवा से वापस आया हूँ अपने माता पिता को मिलने के लिए, अपने गांव के प्यारे भाई बंधु से मिलने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ सर। अच्छा, तो हम आगे की बात स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे पहले बांध दें क्योंकि मेरा बार बार फोकस उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा घूर के देख रही है। ये मेरी बहुत लाड़की है, ठीक है, क्योंकि मुझे बचपना मेरा इन्हीं में गुजरा है, इनको चराने में, इनको जो है घास फूस खिलाने में। तो मैं काफ़ी लाइक करता हूँ इनको, क्योंकि इनका दूध। वो मुझे लग रहा है कि अब आर्मी से आए हैं, यदि हम लोग अपने ऑफिस से छुट्टी मिलती है और हम घर आते हैं ना, तो 2-3 दिन तक तो हम है ना कुंभकर्ण की निंद्रा में रहते हैं और उसके बाद जो है हम कहीं जाकर हमें लोग इंसान दिखते हैं। लेकिन आप आर्मी से आए हैं, आपको एक दिन भी नहीं हुआ है अपनी ड्यूटी से यहाँ घर आए और आप तुरंत जो है भैंस को नहलाने के लिए, यार यहाँ पर लोग इंसानों को नहीं नहलाते और ये भैंस को नहलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं सेना। यार इस कोरोना ने पता है मेरे साथ एक ऐसा बर्ताव किया जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। वो बर्ताव है कि मुझे इस पूरे कोरोना काल में भैंस के तपेले में बहुत बार जाना पड़ा। इसके पहले वाले एपिसोड में भी आपने देखा था कि मैं अपने पुराने फ्रेंड के खेत पर गया था और वो साहब भी जो थे वो अपने भैंसों के साथ ही थे। यहाँ पर हमारे साथ रामनिवास चौधरी हैं जो कि सेना में जवान हैं, लेकिन यहाँ गांव में आने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं और ये अभी भैंस का जो गोबर होता है उसे हटा रहे हैं। और एक पीछे से देखो ये भैंस जो है मुझे मारने के लिए आ रही है। और रामनिवास, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहूँगा, क्योंकि जब हमारे देश की जो आर्मी है वो इतनी मेहनत कर सकती है तो हम लोगों की थोड़ा तो हमारा फर्ज बनता है। करे भाई साहब स्टार्ट, तैयारी हो गई है तो चलिए फिर फाइनली हम अब सारा खेत का काम निपटाने के बाद, भैंसों का गोबर उठाने के बाद, हाथ को अच्छी तरीके से 3 बार धोने के बाद हम हमारे सेना के जवान के साथ सीना चौड़ा करके बैठ चुके हैं, क्योंकि जब हमारे देश के जवान हमारे सामने बैठे हों तो हमारा जो सीना होता है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। फिलहाल मैं सेना के जवान के हाथ पे देख रहा हूँ कि उन्होंने हाथों को बड़ा ही दुल्हनों की तरह सजा रखा है। तो यानी आर्मी से यहाँ आते ही जो हाथों में हमेशा बंदूक होती है, आज वहाँ पर मेहंदी। इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि हम 8 महीने बाद में घर आया हूँ और जो है मैं घर पे आने के बाद प्यार से हमारी घरवाली ने अपने हाथों से लगाई है। यानी वो जितने दिनों के बाद जब घरवाली के हाथ की जो मेहंदी लगती है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यार आता है। चलिए, बहुत खूबसूरत उन्होंने आपका हाथ रचा है और मैं चाहता हूँ कि इस हाथ की तरह ही आपकी ज़िंदगी भी जो खूबसूरत रहे। चलिए, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि रामनिवास, जब आप यहाँ गाँव में थे जी, आपके बेसिक एजुकेशन के बारे में, शुरुआती जो आपने पढ़ाई कैसे की और सेना तक भर्ती होने का जो सफ़र था, क्योंकि मैं जिस तरीके से गांव में होकर आया, मैं अपने साथ जो मेरी जो कैमरा पर्सन है श्रुति चतुर्वेदी और मेरे सहयोगी जो हैं रुद्र शुक्ल, उनके साथ हम जब आए तो हमने देखा कि गांव बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। जी जी, और यहाँ से स्कूल या ये कहें कि क्लासेस जो हैं वो काफ़ी दूर हुआ करती होगी। बिल्कुल। तो कैसे आपने ये सफ़र तय किया? अब देखिए सर, बात ऐसी है कि मेरा स्कूल यहाँ से लगभग 10 से 11 किलोमीटर पड़ता है, जो कि पास में बड़ौदा करके है। वहाँ पे मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। और ये जो आर्मी है, आर्मी में जाने का सपना ये मेरे माताजी का था, क्योंकि उनका सपना था कि मेरे 2 बेटे हैं, तो एक बेटा मेरा फ़ौज में जाए और एक हमारी सेवा और अपनी खेतीबाड़ी संभाले। तो उसी हिसाब से मैंने अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखी और मुझे बचपन से ही रनिंग करने का बड़ा शौक़ था। मैं कहीं भी पार्टिसिपेट कर लेता था रनिंग के लिए, कहीं भी भाग लेता था। और मैंने
मैं 10th करी और तभी से मैंने आर्मी की भर्ती देना स्टार्ट कर दी और मैं 12th में था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आपको जब ये पहली बार पता चला कि मुझे आर्मी में जाना है या माताजी का आदेश है आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि ये डिसीजन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। हम लोग देखते हैं कि कई सारे पेरेंट्स जो हैं, बच्चा चाहता है कि आर्मी में जाना, लेकिन पेरेंट्स उन्हें नहीं भेजते हैं, उन्हें थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन यहाँ पर माताजी ने खुद ने इन्हें भेजा। तो जिस दिन आपको कहा उस दिन आपने क्या फील किया? मैंने ये फील किया कि आर्मी जो है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि आर्मी होती क्या है, बट टीवी पे मूवी कभी कहीं देखना, घर पे तो टीवी थी नहीं, पास वालों को वहाँ कभी टीवी देखना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता चलता गया। और मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पिताजी मेरे लिए मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, उनके खुद के पाँव में जूते नहीं बट मुझे जूते दिला सकते हैं, तो क्यों ना मैं मेरे माता पिता का सपना साकार करूँ। इसलिए मैं बिना सोचे समझे माता पिता का आशीर्वाद लेके इस पथ पे आगे बढ़ गया। जिस दिन सिलेक्शन हुआ होगा उस दिन तो मुझे लगता है घर पर दिवाली होगी। उस दिन सर, जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं महू में ही था, महू से आ रहा था, तभी गांव के मेरे जो साथी हैं, मेरे फ्रेंड लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे फटाके जलाना स्टार्ट कर दिए पूरे गांव में। क्या बात है। और हनुमान जी को, यहाँ जो हनुमान जी का भव्य मंदिर है हमारे छोटे से गांव में, बालाजी महाराज का मंदिर बोलते हैं, वहाँ पे कथा होती है जो कि सत्यनारायण भगवान की। गांव वाले सब बैठकर? जी, पूरा गांव में इतना प्यार मोहब्बत होती है कि पूरा गांव आ गया। और मैं जैसे ही यहाँ आया, पूरे गांव में इतनी खुशियाँ थी और ढोल 2-3 ढोल किए, ढोल से मुझे अपने गांव में ले गए। यानी स्वागत हुआ बिल्कुल शाही तरीके से। स्वागत हुआ। होना भी चाहिए साहब। हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा, हमारी चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, वहाँ पर बैठकर हमें सुरक्षित रखने की वो हर एक कोशिश करते हैं। इनका तो हर दिन स्वागत होना चाहिए साहब। पहली पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? मेरी पहले मैं बेंगलोर में मेरी ट्रेनिंग हुई 2 साल, और उसके बाद मैं बिनागुड़ी मतलब बंगाल में मेरी पोस्टिंग थी। अभी जम्मू कश्मीर में है? जी, कश्मीर। जब भी जम्मू कश्मीर का नाम सुनते हैं तो लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जी। वहाँ कैसा माहौल होगा? बहुत खूबसूरत वादियाँ होगी, वहाँ पर टेररिस्ट आतंकवादी हमले होते रहते हैं, और कई सारे हम लोग न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं। आपने जब कश्मीर में कदम रखा तो आपके चेहरे पर क्या सोच, क्या एक्सप्रेशंस थे? मुझे बहुत गर्व हुआ उस दिन, जिस दिन मैं पहला कदम मैंने कश्मीर एयरपोर्ट पे रखा। मुझे इतना खूबसूरत लगा कि यार मैं कितना लकी हूँ। अपने आप पे गर्व हुआ, मेरे माता पिता पे गर्व हुआ कि ये ज़रूरी मेरे माता पिता की पुण्य हुआ होगा, तभी मैं आज कश्मीर की धरती पे आया हूँ। वरना कश्मीर देखना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो कश्मीर में जैसे ही मैंने गया, भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि परमात्मा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जो मुझे कश्मीर की वादियों में घूमने का मौका मिला। यानी लोग तो डरते हैं यार कि कश्मीर नहीं जाना है, वहाँ पे बहुत सारे लफड़े हैं, बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती है। इससे यार है ना, ये जो जवानों के अंदर जो एक अलग फीलिंग होती है ना, ये पता नहीं कहाँ से आती है, ये नहीं आ सकती हमारे अंदर। यानी कश्मीर में पोस्टिंग होकर बहुत ही ज़्यादा प्राउड हुआ कि वाह मैं कितना किस्मत वाला हूँ। अब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो मुझे लगता है किसी से नहीं छुपा है। हम लोगों ने काफ़ी पुरानी फिल्मों में देखा है कि कश्मीर की वादियाँ दिखाई जाती थी। अब तो वहाँ काफ़ी सारे इश्यूज़ थे जिसके कारण अब वहाँ इतनी ज़्यादा फिल्म की शूटिंग होती नहीं है। तो कश्मीर के बारे में आपकी अपनी राय क्या है? वहाँ की वादियों के बारे में, वहाँ के टेम्परेचर के बारे में? कश्मीर जो कहते हैं कि जन्नत है, वाकई वो जन्नत है, क्योंकि वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के रहन सहन, और दूसरी बात यह है कि वहाँ का जो बर्फीला इलाका, जो बर्फ़ जैसे ही वहाँ नवंबर में स्टार्ट हो जाती है, दूर दूर तक सफ़ेद चादर ओढ़े पूरा कश्मीर अपनी नज़ाकत में बदल जाता है। अपनी नज़रों में जहाँ तक अपनी नज़र फैले वहाँ तक कश्मीर का जो दृश्य है वो बड़ा ही एक सुंदर होता है। और जैसे ही अभी बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, पूरा हरा भरा होता है, तो एक हरियाली, कहते हैं ना कि एक देवभूमि होती है, उसी तरह एक कश्मीर भी पहले देवभूमि था और है, जहाँ बाबा अमरनाथ वहाँ से पास में ही है। वैष्णो देवी हमें तो बाबा अमरनाथ का दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने अमरनाथ जाके बाबा का दर्शन, तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और कहने का मतलब ये है कि वहाँ बहुत सौंदर्य धरती है और स्वर्ग है। वो रियलिटी जो हमने देखा और हमने एहसास किया वो स्वर्ग बराबर है। ठंडी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाता है। हाँ, तो कैसे वहाँ कितना टेम्परेचर होता है जहाँ पोस्टिंग करते हैं, और किस तरीके से वहाँ की जो लाइफ स्टाइल हो जाती है, आर्मी मैन की जो लाइफ स्टाइल होती है? वहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर होता है, -10 भी हो जाता है, -15 तक लगभग चला जाता है। और ये नॉर्मल बात है, फौजियों के लिए -डिग्री टेम्परेचर में रहना कोई आम बात नहीं, क्योंकि एक देश सेवा का जुनून जो अपने कंधों पे रहता है और वही जिम्मेदारी होती है। और एक जिम्मेदारी में कुछ काम करना
उसके लिए बड़े गर्व की बात है। आर्मी में सिलेक्शन होना बहुत आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है, यानी बहुत ज़्यादा आपको बैरिकेडिंग्स क्रॉस करना होती है बिल्कुल सर। और बहुत ज़्यादा पढ़ना भी होता है और खासकर फिजिकली एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव में रहकर बिना किसी ट्रेनिंग या बिना किसी मार्गदर्शन के किस तरीके से आपने ये जो एग्ज़ाम वाला जो पॉइंट है, क्योंकि कई सारे यूथ जो हैं, कई सारे ऐसे यूथ भी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करे हुए हैं और फॉलो करते हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उन यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक छोटे से गांव से आप निकल कर आर्मी में गए तो उनकी सोच क्या होनी चाहिए? मुझे हार का सामना बहुत करना पड़ा। मेरा छोटा भाई है अर्जुन, उसने है मेरे से छोटा, लेकिन उसका दिमाग, उसकी सोच मेरे से काफ़ी बड़ी है और अलग है, ठीक है। उसने मुझे इसी खेत पे मैं आया था और सामने हमारा एक छोटा सा मकान है, वहाँ पे हम बैठे थे। मैंने सोचा कि यार मैं कैसे करूँ, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उसने एक गड्ढा खोदा, बोले भैया ये क्या है? मैंने कहा कि यार छोटू ये गड्ढा है, अर्जुन ये गड्ढा है। बोले भैया जो आपके अंदर मानसिकता और आपके दिल में जो है ना, नहीं इस गड्ढे में गाड़ दीजिए। वाह। नहीं शब्द गड्ढे में गाड़ दीजिए। आप डरो मत, आप अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो, डरता वो है जो गलत करता है। और नहीं शब्द को आप गड्ढे में गाड़ दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। आपके दिल दिमाग में नहीं अगर शब्द हट गया तो आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ोगे और आपको 100% सफलता मिलेगी। और उन्होंने फिर मुझे एक और बोला कि भैया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। क्या बात है साहब। मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया, तभी मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, भाई छोटा है लेकिन मुझे दिमाग में बहुत बड़ा है, यानी बड़ा एकदम है और हौसला बहुत देने वाला यार। है। मेरा भाई छोटा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। भाई जब थे राम जी के साथ तो उन्होंने लंका जीत ली, और रावण के साथ भाई नहीं थे तो लंका को जलवा डाला, लंका को खत्म करवा डाला। तो भाई का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और भाई जैसा सच्चा मित्र कोई नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। सारे दोस्त बदल सकते हैं बुरे वक्त में, लेकिन भाई कभी नहीं बदल सकता है। चलिए हम फिर वापस से आर्मी भाई से फिर वापस हम देश सेवा पर आ जाते हैं। वहाँ का रूटीन, जैसे आप एक हमारे घर का परिवार का रूटीन अलग होता है, आर्मी का रूटीन किस तरीके से सेट होता है? देखिए वहाँ पे हर एक बंदा, हर एक सोल्जर सुबह अपनी जल्दी उठता है। कहने का मतलब 4 बजे उठ के अपना नहाना, शेविंग करना सबसे पहले। अच्छा, रोज शेविंग करना पड़ती है वहाँ पे? हर रोज़ शेविंग करना पड़ती है, चाहे कुछ भी हो। हर रोज़, कितनी ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, शेविंग हर रोज़ होगी। नहा धो के अपने फर्स्ट क्लास अपना भगवान का जो भी पूजन पाठ करके अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं बंदे। वहाँ पर एक कॉमन पूजा घर होता है। मैंने शायद अपने से पहले एक प्रोग्राम में मैं एक बंदे से मिला था तो बता रहा था कि वहाँ पूजा घर होता है जहाँ पर क्योंकि आर्मी के लिए कोई धर्म मैटर नहीं करता है, सभी धर्म को वो कंबाइन करके लेते हैं। जो भी आपको प्रार्थना करनी है वहीं पर सभी धर्मों को मानने वाली जो पवित्र ग्रंथ होते हैं वो रखे रहते हैं। आप किसी भी धर्म से हो, आपको प्रार्थना सिर्फ एक ही जगह सभी को साथ में करना होती है। जी, होता ऐसा है सर कि अपने इधर नॉर्मली ये बात होती है कि हिंदू वो है, मुस्लिम वो है, सिख ईसाई, लेकिन फ़ौज में यह कोई धर्म नहीं चलता। ओनली फॉर हिंदुस्तानी, ओनली हिंदुस्तानी देश की रक्षा करने, क्योंकि उनके कंधों पे पूरे हिंदुस्तानियों का बार बोझ होता है उनकी रक्षा करने का। तो एक मंदिर होता है, उसमें भगवान की मूर्ति होती है, और मुस्लिम भाई उनके भी जो अल्लाह रहते हैं, सिख के गुरु नानक साहिब जो हैं वो रहते हैं, और ईसा मसीह जी वो भी रहता है। तो अगर एक बंदा अगर जाएगा तो मंदिर में वो जो एक बना हुआ रहता है, उसे मंदिर कहो, चर्च कहो, गुरुद्वारा, उसमें अगर एक बार अपना शीश झुकाएगा तो वो सारे भगवान के सामने शीश झुकेगा। क्या बात। तो उसमें कोई धर्म नहीं होता है और कोई बुराई नहीं। मैं मस्जिद में नहीं जाऊँ, मैं हिंदू अगर कहेगा मैं मस्जिद में नहीं जाऊँ, ठीक है भाई, वही एक धर्म है, एक ही गुरुद्वारा, एक ही मस्जिद है, सारों को एक ही जगह जाना है, कोई अलग वाद विवाद नहीं होता है। तो वो शुरू से हमारी, जब हम 18-19 साल में जब भर्ती होते हैं तो हमारी फीलिंग को, हमारी सोच को उसमें बदल देते हैं कि हमें ना हिंदू दिखता, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना सिख, हमें दिखता है सिर्फ हिंदुस्तानी। तो वहाँ पर आपके दिमाग में घर की चिंताएं या घर की सारी सिचुएशंस चलती है, या आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़, एक ही जज्बा रहता है, सिर्फ देशभक्ति? देखिए सर, हम 24 घंटे के लिए पहरेदार हैं अपनी सीमा के लिए। हमें घर की जिम्मेदारियों से पहले अपने वतन की जिम्मेदारी निभाने का फ़र्ज़ अगर, और दूसरी बात हम जो कसम खा के निकले हैं तो सबसे पहले हमारा पहला फ़र्ज़ है देश से। और पूरा कोरोना का जो पूरा अभी पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं संकट था, तो आर्मी में वहाँ का क्या माहौल था? वहाँ जैसा कि हमारे मोदी जी ने बहुत ही अच्छे प्रयास किए, सोशल डिस्टेंस बनवाना,
और इन आदेशों को हमने भी फॉलो करना शुरू किया और उससे भगवान की दया से आर्मी में ऐसे कोई केस नहीं मिले जिसकी वजह से आदेश माने और अपना रूटीन अलग बनाया, ना हाथ मिलाना, ना गले मिलना और ना ही मतलब कोई झूठा खान पीन करना या ऐसी दिनचर्या हमारी अलग से बना। अच्छा, अभी जब आप यहाँ आ जाते हो, गांव आ जाते हो, तो गांव आने के बाद अपनी आप आराम करते हो या मुझे ये तो क्वेश्चन आपसे पूछना ही चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि आपका रूटीन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भी टाइट रहता है, तो किस तरीके से आप गांव में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हो? मुझे अपना खेत बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की मेड़ पे मैंने जो रनिंग की थी अपने आर्मी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो सामने की मेड़ है वहीं पे मैं दौड़ता था सुबह 4 बजे इसी मेड़ पे, क्योंकि पहले यहाँ रोड नहीं थे गांव में, तो इसी मेड़ पे दौड़ा करता था मैं। अपनी गाय भैंस को चारा डालना और अपने छोटे भाई की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना, अपने पिताजी की हेल्प करना, यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे आने के बाद मेरा छोटा भाई बिल्कुल फ्री हो जाता है, वो घूमता रहता है कि चलो भैया आ गए अब 9 टाइम से, यानी अब सारा काम संभाल लेंगे। यानी जहाँ जवान आ जाता है वहाँ तो मुझे लगता है कि किसी को चिंता की ज़रूरत होती नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप हमारे जो प्यारे से दर्शक हैं, बहुत ही प्यारे से दर्शक हैं, उनको आर्मी में जाने के लिए, आर्मी के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आर्मी जो है सबसे पहले अपने देश सेवा और देश सेवा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है आर्मी। तो आप अगर आर्मी का लक्ष्य रखते हो तो उसको पूरा करो, क्योंकि सिर्फ सपने देखना महान नहीं होता है, सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाई जाती है। और इसी के लिए मैं एक शायरी सुनाना चाहूँगा। बहुत बड़ी अर्ज है। क्योंकि क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, आय हाय आय हाय, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, नहीं मिलेगा दुपट्टा कफन के लिए। क्या है ना? बात है। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, नहीं मिलेगा दुपट्टा कफन के लिए, अरे मरना है, अरे मरना है जिगरो तो मरो वतन के लिए, मिलेगा तिरंगा कफन के लिए। क्या बात है। इससे अच्छा जो गर्व की जो बात होती है वो नहीं हो सकती है कि जब आप मरो तो आपके ऊपर तिरंगा जो लगा हुआ हो। ये जो फीलिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ये जो इन्होंने जो शेर कहा है ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लाजवाब था। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर इस एपिसोड में आपको जिनसे हमने मिलाया वो एक छोटे से गांव से निकलकर आर्मी तक का उन्होंने सफ़र तय किया और ये वो छुट्टियों में अपने गांव आए हुए थे और हमने गांव आके देखा कि ये आर्मी के जो लोग होते हैं ना बिल्कुल सिस्टमैटिक चलते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा अपनी फरमाइश करना चाहूँगा कि यार भूख बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। मैं और मेरी जो कैमरा पर्सन है श्रुति चतुर्वेदी बहुत ही ज़्यादा भुक्कड़ किस्म के हैं, तो मेरे साथ जो रुद्र हैं वो भी थोड़ा खा लेता है, तो हम जो है ना कुछ खाना चाहते हैं, तो कुछ व्यवस्था आपने की है कि नहीं? बिल्कुल सर, यहाँ पे आप फौज में भी अगर जाओगे तो कहते हैं ना कि भगवान की इतनी कृपा रहती है कि चींटी को कर्ण और हाथी को मण बिल्कुल मिलता है। क्या बात है। तो आपके लिए बिल्कुल आम की, मीठे आम की व्यवस्था हम करते हैं। तो चलो हम फिर अभी फिलहाल में आम खाने वाले हैं और उसके बाद जो है हम आर्मी जवान के घर पर जाकर चूल्हे की गर्मा गर्म रोटियों का जो स्वाद है वो अभी चखने वाले हैं। फिलहाल हम आम खाने वाले हैं और वो जो बात बहुत अच्छी लगी कि आर्मी में है ना चींटियों के लिए कर्ण, एक छोटा सा दाना, और हाथी के लिए मन। मन का मतलब होता है जो क्विंटल आप कह सकते हैं, या क्विंटल्स काफ़ी सारे किलो जिसको आप कह सकते हैं, उसकी कमी नहीं होती है। यानी आप आर्मी में हैं तो आप खाते रहिए और देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। तो फाइनली जवान से बात करने के बाद थोड़ी किसान की जो ये खेत की जो कीरी है इसे खा लें। आप दो चीज़ों का मेरा यकीन मानिए, एक तो इसकी खुशबू और एक इसका कलर। शायद मुझे लगता है कि शहरों में आपने जितने भी आम खाए होंगे उनमें ये खुशबू और ये वाला कलर आपने नहीं देखा होगा। ये पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से पका हुआ आम है क्योंकि पेड़ से अभी ताज़ा ताज़ा गिरा है। शहरों में हम लोग कई सारे आम खाते हैं जिन्हें दवाइयों से भी पकाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मेरे पेट के जितने भी चूहे थे ना उन लोगों ने सबने दौड़ लगा दी है कि आज हमें आम मिलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं फाइनली आर्मी मैन के घर पर और लेट इंडिया तभी तो तरक्की नहीं कर पाता क्योंकि मेरे जैसे लोग जो हैं इंडिया में काफ़ी सारे हैं। आप बिल्कुल मुझे फॉलो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, लेकिन आप पर्सनली फॉलो मत करें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट होता हूँ और मेरी कैमरा पर्सन है वो भी बिल्कुल मेरी तरह है।
आज मैं जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा शौकीन हूँ खाने का, लेकिन आज मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं आज लेट हो गया। जैसा कि मैं और मेरे कैमरा पर्सन जो है श्रुति चतुर्वेदी हमेशा की तरह आज भी लेट हैं, लेकिन आर्मी कभी लेट नहीं होती है क्योंकि ये सबसे बड़ी उनकी स्पेशलिटी होती है। फिलहाल हम यहाँ पर खाने पर हैं, आर्मी मैन हमारे साथ हैं और बुज़ुर्गों ने एक बात कही है। जो बुज़ुर्गों ने एक बात कही है वो बात है कि बैठना भाइयों के संग चाहे बेर क्यों ना हो और खाना माँ के हाथ का चाहे जहर क्यों ना हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आज ये दोनों बात जो है आर्मी मैन साकार कर रहे हैं क्योंकि ये जो बैठे हैं अपने भाई के साथ और जो ये खाना खा रहे हैं अपनी माँ के हाथ का खा रहे हैं चाहे वो जहर क्यों ना हो। और इसी चीज़ के लिए तो हम अपनी इंडियन आर्मी को सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी मानते हैं क्योंकि उनकी ताकत के साथ साथ उनके जो विचार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और मेरी जो कैमरामैन है ये बहुत ही ज़्यादा बुक्कड़ किस्म की है, लेकिन फ़िलहाल इसे कैमरे के उस पार इंतज़ार करना होगा जब तक मैं खाना नहीं खा लेता हूँ। खाने में यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट लग रहा है। यकीन मानिए आप यदि यहाँ होते तो इस टेस्ट को जो है आप ज़िंदगी भर मिस करते। ये पालक और आलू की सब्जी है और बहुत ही अच्छा झोल जो है वो चूल्हे पर आप देख रहे हैं कि चूल्हा जल रहा है और चूल्हे की जो रोटियां होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती हैं। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे फेंकना जमीन पे और माँ तुझे सलाम लिख देना।